इकाई 10 सांस्कृतिक और सांकेतिक रूपांतरण। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य और आप अपने यूट्यूब परिवार पर यानी एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर देखेंगे जो इकाई है, इकाई 10 संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण का। तो इसमें एजुकेशन एक छोटा सा टॉपिक है, तो इस पर हम लोग देखेंगे और इस पर कैसे प्रश्न बने हैं पिछले ईयर में, उस टॉपिक उस स्लाइड को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो उसे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की भूमिका और इसके विश्लेषण, सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का निजीकरण। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एक दो हैं, तो इन सबको हम लोग लास्ट में यानी बारी बारी देखते चलेंगे। तो इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं उसे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना अधिक लोग देखेंगे थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और इसी से थोड़ा ऊर्जा मिलती है और हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले शिक्षा के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, शिक्षा तो प्राचीन काल से ही चली आ रही है, आप सभी लोगों को पता है, इसमें कोई इस तरह से अलग की कोई नई चीज़ तो नहीं है। और इसमें जो मनुष्य का जो जन्म है वो जैविक प्राणी के स्वरूप, जैसे जिज्ञासा, कोई क्यूरियोसिटी की प्रवृत्ति को लेकर ही प्राणी के रूप में ये रहा है। और शिक्षा का जो तात्पर्य हमारा है कि भाई ज्ञान का संग्रह करना, यानी मानव जो है वह चहुमुखी विकास कर लिया है। अगर मैं कहूँ अगर आपसे कि भाई अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, कुछ नए नए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें कोई कलरफुल चीज़ दिखाइए, उधर ही वो आकृष्ट होते हैं, उधर ही अट्रैक्टिव होते रहते हैं, ठीक है। और इसी के बारे में फिलिप्स ने भी कहा है कि भाई जो शिक्षा है वह एक संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि शिक्षा जो है वो पुरानी पीढ़ी द्वारा अपने ज्ञान को नई पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए ये हमेशा प्रयास करता रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं शिक्षा की परिभाषा। तो शिक्षा की परिभाषा में सबसे पहले इमाइल दुर्खिम ने क्या कहा है इसे देख लेते हैं। इमाइल दुर्खिम ने कहा कि यह वयस्क पीढ़ी द्वारा ऐसे लोगों पर डाला गया प्रभाव है जो अब तक वयस्क जीवन के लिए तैयार नहीं है। अगर शिक्षा इसके जीवन में नहीं है तो मतलब वो जीवन जीने के लिए तैयार इस प्रकार से वो नहीं है। यानी शिक्षा जो है वह अधिक आयु के लोगों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने योग्य नहीं है। अर्थात अभी अगर वो शिक्षा यानी एजुकेशन नहीं लिया है तो मतलब कि वो सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है, मतलब कि वो समाज में अभी इस तरह से वो नहीं रह सकता है, क्योंकि समाज में शिक्षित लोग ही रहते हैं। आप कहेंगे कि सभी शिक्षित नहीं होते हैं, राइट। तो कुछ न कुछ उनके अंदर इस तरह से शिक्षा से लेकर कुछ न कुछ रिलेटेड चीज़ें होती रहती हैं। तो इसका उद्देश्य शिशु उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उसके लिए जो संपूर्ण समाज है पर्यावरण से अनुकूलन के लिए आवश्यक है। यानी जो भी इन्वायरमेंट है उसके लिए, ये अनुकूलन के लिए आवश्यक है कि हमें शिक्षा और जो भौतिक है, बौद्धिक है और नैतिक विशेषताओं का विकास करके जो शिशु है वो अपने अंदर पर्यावरण के अनुकूल में ढाल लेता है। इसी परिप्रेक्ष्य में टी रेमंड भी कहते हैं कि भाई शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार मनु मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है, ठीक है। तो देखिए, जो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है टॉपिक, ये मैं कोई बहुत ब्रॉड नहीं किया हूँ, हाँ, लेकिन ये है कि अगर इसमें से कोई प्रश्न बनेगा तो वो बाहर नहीं जाएगा इससे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। G.H. थॉमसन ने कहा है, शिक्षा बाह्य वातावरण के प्रभावों का एक समन्वित रूप है जिसके द्वारा मनुष्यों के आचार विचार, आदत तथा व्यवहार में सुधार होता है, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य में उत्तम गुणों का विकास होता है। आइए देखते हैं अगले टॉपिक पर, शिक्षा के प्रकार। इसमें पहला है कि वैयक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा। देखिए, शिक्षा जो है वो वैयक्तिक भी यानी पर्सनल भी दी जाती है
और ग्रुप में भी दी जाती है। अगर क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ पर वो ग्रुप हो गया। अगर वैयक्तिक पढ़ना है तो ट्यूशन पढ़ना है, होम ट्यूशन है, तो वहाँ पर वो वैयक्तिक इस तरह से पढ़ सकता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा, तो शिक्षा का जो प्रकार होता है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होता है। तीसरा है औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, यानी शिक्षा को औपचारिक ढंग से भी दिया जाता है और अनौपचारिक ढंग से भी दिया जाता है। सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा, तो जो भी शिक्षा होती है उसे सामान्य तरीके से और विशिष्ट शिक्षा के रूप में भी उसे बच्चे के अंदर प्रवेश किया जाता है, यानी उसे पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है नकारात्मक एवं सकारात्मक शिक्षा। जब भी बच्चा स्कूल में जाता है तो पहले वो डरता है, सबसे पहले वो मैथ से डरता है और उससे पहले टीचर से डरता है। पहले बच्चा स्टार्टिंग में जाता है तो दूसरे बच्चे से जैसे फ्रेंडशिप कर लेता है तो बात होती है कि भाई अब मैथ का क्लास आने वाला तो कौन सर पढ़ाते हैं, तो जो पुराना बच्चा बोलता है कि मैथ वाले सर तो एकदम स्ट्रिक्ट हैं, एकदम स्ट्रिक्ट हैं, वो आते ही पहले पीटना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस जो नया बच्चा है उसके अंदर थोड़ा से ये हो जाता है कि भाई सर तो मुझे तो पहले ही मारेंगे क्योंकि मैं नए क्लास में हूँ। तो उसके अंदर जो धारणा है वो नकारात्मक प्रवृत्ति की हो जाती है। लेकिन जैसे ही टीचर एंट्री करते हैं और एकदम शालीनता के साथ आराम से पढ़ा देते हैं, तब उसके अंदर धीरे 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 सकारात्मक शिक्षा प्रवेश करने लगती है। आइए देख लेते हैं शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। एम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए मैं आपको बताऊं कि जो शिक्षा है वो शिक्षा के उद्देश्य में समाज को बनाए रखना एवं व्यक्तियों के व्यक्तित्व को इस प्रकार से, मतलब कि जो संस्कृति है और रुचि, इनके मतलब जो लोग हैं उसमें समझ के जो विकास है उसमें अलग से इस तरह से भ्रम नहीं है, बल्कि उससे भ्रम को दूर करती है। ये जो शिक्षा है वह संस्कृतियों और रुचियों में जो लोगों की समझ के विकास कर उनमें व्याप्त भ्रम को दूर करती है। जैसे आडंबर से दूर होना, जैसे अगर आप भगवान बुद्ध की जो लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो आप ढेर सारे आप ज्ञान वहाँ से अर्जित कर सकते हैं। एक टॉपिक मैं बनाऊंगा गौतम बुद्ध पर, क्योंकि इस टॉपिक में है आपके। आगे देखते हैं पार्सन्स, स्कूल को समाजीकरण की केंद्रीय एजेंसी मानते हैं जो परिवार एवं समाज के बीच कड़ी का कार्य करती है। इसी तरह डेविस एवं मूर शिक्षा को सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया का अंग मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देखिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी मेरा क्लास देखा करिए, मेरी वीडियो देखा करिए, तो प्लीज़ आप पेन और कापी लेकर बैठा करिए, या कोई भी मेरा यानी कोई भी आप यदि एजुकेशनल वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप पेन और कापी लेकर बैठे। क्योंकि देखिए जो आप लिख देते हैं, मैं बार बार करता हूँ कि जो आप लिख देते हैं वो आपके माइंड पर स्कैन हो जाता है, वो फिर मिटता नहीं जल्दी से। अगर आपका माइंड एकदम से एकाग्र है तो समझ लीजिए कि वो कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, ये मेरा गारंटी है। आइए देख लेते हैं कुछ मैंने कीवर्ड्स यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कीवर्ड्स आपके लिए तैयार किए हैं। तो आइए देखते हैं शिक्षा की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका। तो शिक्षा के जो विभिन्न कार्य हैं उसमें एक महत्वपूर्ण जो कार्य होता है समाज को नियंत्रण बनाए रखने के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा ही महत्व होता है। और शिक्षा व्यक्ति में तर्क एवं विवेक पैदा करती है, यानी जो भी व्यक्ति का अगर माइंड, अगर आप भी हैं, अगर अगर देखा जाए कि अगर आपका माइंड एकाग्र नहीं रहता है तो आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए आपका माइंड जो है एकाग्र हो जाएगा, उसमें आत्मनियंत्रण की शक्ति पैदा होती है। शिक्षा की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका जो निम्न है, आइए देखते हैं। पहला है समाजीकरण की भूमिका, दूसरा है बौद्धिक विकास, तीसरा है नैतिक गुणों का विकास, चौथा है संस्कृति का हस्तांतरण, पांचवा है सामाजिक अनुकूलन में सहयोग, छठा है मानव को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में योग, सातवां है आर्थिक जीवन को संरक्षण, आठवां है व्यक्ति की परिस्थिति और अधिकारों के निर्धारण में सहायक, और नवा है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक। यानी जो शिक्षा है वह कहीं न कहीं समाज में, संस्कृति में, बौद्धिक विकास में, नैतिक गुण में, मानव को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने में, आर्थिक जीवन में, व्यक्ति की परिस्थिति में
और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। जैसा कि आप अपने एनवायरमेंटल में भी देख सकते हैं, आसपास भी, पास पड़ोस में भी देख सकते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसकी स्थिति, और वो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसकी स्थिति, अगर आपके मन में इस समय एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप गलत बोल रहे हैं, इस समय बेरोजगारी अधिक है, जो शिक्षित है वही बेरोजगार है, राइट। तो इसकी जिम्मेदार स्वयं स्टूडेंट नहीं है, इसकी जिम्मेदार सरकार है। तो सरकार को चाहिए कि वो कुछ न कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए कुछ न कुछ करें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं शिक्षा का सामाजिक विश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। समाजशास्त्र के शिक्षा संबंधी विश्लेषणों में मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं, पहला प्रकारवादी और दूसरा है मार्क्सवादी। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को टर्म्स बता देता हूँ। देखिए, जो प्रकारवादी है यानी समाजशास्त्र समाज पर शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करते हैं। जैसा कि इमाइल दुर्खिम का जो मत है कि भाई कोई समाज तभी जीवित रह सकता है जबकि उस समाज के सदस्यों में पर्याप्त मात्रा में समरूपता हो, यानी शिक्षा समरूपता को अस्थायी बनाती है और संबंधित करती है। दुर्खिम का मत है कि भाई जटिल औद्योगिक समाजों में शिक्षा उन कार्यों को संपादित करती है जिन्हें परिवार या समन्वयक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में टालकाट पार्सन्स भी कहते हैं कि विद्यालय नवयुवकों का समाज के मूलभूत मूल्यों में समाजीकरण करता है। अगर मैं बात करूं कि आधुनिक समाज में विद्यालय जो नवयुवक हैं उनको न केवल मूलभूत मूल्यों का सम्मान करने की शिक्षा देते हैं, बल्कि उन्हें एक नए समाज के लिए अनिवार्य कुशलता और गुणों से युक्त करने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, और दूसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो विद्वानों का एक ऐसा भी समूह है जो शिक्षा पर सामाजिक संरचना के प्रभाव को महत्व देता है। इस प्रभाव की व्याख्या मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर ही की गई थी, और इनका जो विचार था कि भाई समाज की शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण समाज की वर्ग व्यवस्था के द्वारा ही होता है। समाज का अभिजात जो वर्ग है अपने शासकीय प्रभाव के कारण शिक्षा पद्धति को सुनिश्चित करने की शक्ति रखता है। ठीक, और एक है लुइस अल्थुजर, ये कहाँ के विचारक है आप प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो अल्थुजर जो है, लुइस अल्थुजर इनका पूरा नाम है। तो ये कहते हैं कि भाई शिक्षा अधिसंरचना का हिस्सा है जो मूल संरचना के द्वारा निर्मित होती है और पुनरुत्पादन के द्वारा ही किया जाता है, इसका अस्तित्व के लिए ही आवश्यक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की जो बात करूं तो इसमें जो शिक्षा है वह सामाजिकरण के एक कट्टरता और रूढ़िवादिता, जड़ता जैसे दृष्टिकोण को तार्किकता, दूरदर्शिता एवं गतिशीलता में परिवर्तित कर देती है, और लोगों की जो सोच है वो दृष्टिकोण में होने वाले ये परिवर्तन समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में भी परिवर्तन ये कर देता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न एक मिल जाएगा। तो पिछले 4 दशकों में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण के लिए संविधान के अध्यादेश को पूरा करने के लिए बहुत ही कठिन श्रम किया गया है। 1986 और 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस तत्व को प्राथमिकता दी गई है कि भाई आज इस समय जो शिक्षा है उसको मूल अधिकार के रूप में स्वीकार कर और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लागू कर दिया गया है। इसके लिए विधिवत जो कानून बनाया गया है, और मैं आपको बताऊं कि एनसीएफ 2005 के तहत यही सब बातें की गई है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2010 तक 6 से 10 वर्ष के आयु के वर्ग के जो सभी बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा देने का जो प्रावधान है। साथ ही इसका दूसरा लक्ष्य कि स्कूल के व्यवस्थापन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता लेना और उसे ब्रिज स्कूल खोलना तथा क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानता को कम करना है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निम्न उद्देश्य रखे गए हैं। 2003 में सभी बच्चे स्कूल की शिक्षा दाखिला किया जाए। 2007 तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिल जानी चाहिए। 2010 तक सभी बच्चों की 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो जानी चाहिए। अब देख लेते हैं शिक्षा का निजीकरण। यहाँ से आपको प्रश्न एक मिल जाएगा जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा एक कल्याणकारी राज्य की राष्ट्रीय उद्देश्य है। यहाँ तक कि अगर आप देख सकते हैं, चाहे वो विदेशी विश्वविद्यालय हो चाहे अपने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो, तो सबको खोलने की एक अनुमति प्रदान की जाने लगी है। इसका तात्पर्य होगा कि भाई शिक्षण जो संस्थान है, प्रशासन एवं प्रबंधन पूर्णतया व्यक्तिगत जो उद्यमी हैं या निजी संस्थाओं के हाथ में हो, उस इससे शिक्षा के सर्वव्यापीकरण करने एवं उद्यमियों के यानी जो गुणवत्ता सुधारने में भी मदद मिलती है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि अब तक सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो हो गए हैं उनको शिक्षा दिलाना राज्य के कर्तव्य के लिए साथ साथ माता पिता का भी कर्तव्य बना दिया गया है। तो अभी आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि जो प्राइवेट विद्यालय, निजीकरण जो विद्यालय हैं, वो अपनी फीस 3 महीने की एक ही बार ले रहे हैं और टीचरों को उनका वेतन नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री ने ऐसा कहा कि भाई नहीं, सभी को वेतन दिया जाएगा। इसी पर चर्चा चल रही है। देखिए अब आगे क्या होता है और आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ये देखिए। अभी कथन है कि भारत में शिक्षा का निजीकरण, देखिए आ गया ना, शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। कारण आ रहा है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण ने अनेक गरीब सुपात्र छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? तो इस तरह से कोड दिया गया है, तो इस कोड के माध्यम से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक्सप्लेन के साथ बता देता हूँ, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भारत में जो शिक्षा है, तो उसका जो निजीकरण है वो शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। देख रहे हैं कि सबसे अधिक निजी विद्यालय हैं, चाहे वो प्राइवेट, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड के हो। तो इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं निजीकरण, लेकिन बहुत ही शोषण होता है उन बच्चों का, और जो गरीब बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। ठीक है। तो शिक्षा के जो निजीकरण से जो तात्पर्य है हमारा कि भाई शिक्षा के जो अभिकरण है पर जो व्यक्ति हैं और समूह विशेष का स्वामित्व होना है। यानी जो प्रबंधकीय विद्यालय है उसमें सिर्फ प्रबंधक का ही चलता है, उसमें सरकार का नहीं चलता है। तो मनमाने ढंग से वो फीस वसूल कर लेते हैं और इन अभिकरणों पर शासन इनके मालिकों द्वारा होता है, और जिससे आर्थिक शुल्क वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप सुपात्र जो गरीब छात्र हैं इन संस्थानों में शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं, और वह गरीब के बच्चे अपना जो अच्छे पढ़ने वाले भी बच्चे हैं वो भी वंचित रह जाते हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं ये अभिकरण ए और कारण आर ये दोनों सही एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो कैसा लगा आज का टॉपिक, आप हमें जरूर कम एकदम कमेंट करके बताइए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आप लोगों से इस तरह से रिक्वेस्ट करनी पड़ जाए जो नहीं बताऊंगा, कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे हमारा परिवार और मजबूत होगा और आप लोगों को अधिक से अधिक कंटेंट मिलते रहेंगे। तो आप लोगों को फर्स्ट पेपर की भी कंटेंट सुबह में मिल जाती है। आज थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखा करें क्योंकि वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैं सभी वर्ष के क्वेश्चन को बारी बारी से आपके यहाँ जरूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर नहीं देखें तो आपको लास्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।